मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसमें हम एक मध्यमान का पद बनाते हैं। मध्यमान जिसको संकेत यक्ष देते हैं। मध्यमान निकालने का तरीका जानेंगे। जो हमारे वर्ग अंतराल दिए हैं, तो दोनों वर्ग अंतरालों में निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों के योग का आधा कर देना है। इसे पहले में 0 + 10 = 10/2 करते हैं तो 5 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे 10 + 20 30/2 15 मिल जाएगा। तीसरे में यदि देखें, तीसरे में 20 + 30 50/2 यानी 25 मिल जाएगा। इसके बाद 30 + 40 70/2 35 और 40 + 50 90/2 45 मिल जाएगा। इसके बाद बारंबारता दिया है, बारंबारता को F से प्रदर्शित कर लें। एक कॉलम हम F × X का बनाएंगे। F × X, इसका भी एक कॉलम बनाएंगे। तो F और X का गुणा करके लिखना है। 5 × 5 5 × 25 हो गया। इसके बाद 15 में 12 से गुणा करेंगे। 15 दूनी 30 और 15 15 3 18। इसके बाद 25 और 25 का गुणनफल 625। फिर 35 में 10 से गुणा करेंगे 350 मिलेगा। इसके बाद 45 में 8 से गुणा करेंगे 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32 32 × 4 = 36। इसके बाद हम बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F निकालेंगे और fx के गुणनफल का योग यानी सिग्मा fx निकालेंगे। सिग्मा F 5 2 7 5 12 12 8 20 0 मिल गया और 2 हासिल जोड़े तो 2 1 3 2 5 1 6, तो सिग्मा F का मान 60 मिला। सिग्मा fx निकालेंगे। 5 5 10 0 मिला। इसके बाद 2 1 3 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 6 24 4 मिला। इसके बाद 2 1 3 3 6 9 3 12 12 3 15, 1540 मिल गया सिग्मा fx का मान। इसके बाद हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य x बार = होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इसी में मान रख देना है। सिग्मा fx मिला 1540 अपान सिग्मा f है 60। एक 0 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं। सरल करेंगे तो 6 दूनी 12 3 15 34 हो गया। 6 पंचे 30, 4 शेष बचा 40 हुआ। 6 छंग 36, फिर 4 शेष 40। तो इस प्रकार से लगभग 25.67 कह सकते हैं।
तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ 25.67। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं। तो सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम और तैयार करेंगे। संचयी बारंबारता तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है, देखेंगे कैसे निकालते हैं। पहली बारंबारता ही पहले संचयी बारंबारता बनती है 2। इसके बाद 2 + 8 जोड़कर 8 + 2 यानी 10 हो जाएगा। फिर 10 में 30 जोड़ेंगे तो 30 + 10 40 हो जाएगा। 40 में 15 जोड़ना है तो 40 10 50 5 55 हो गया। इसके बाद 55 में 5 जोड़ेंगे 60 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बारंबारताओं का योग निकालेंगे, जिसका प्रतीक n के रूप में अगर लिखें तो n = हमारा मिलेगा 2 + 8 10, 5 15, 5 20, 2 3 5 1 6 60 मिला। n/2 निकालेंगे तो n/2 यानी कि 60/2, 60/2 सरल करते हैं तो बराबर 30 के मिल जाएगा। इससे स्पष्ट है कि माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। जो माध्यिका वर्ग है वो हमारा 20 से 30 होगा। इसलिए माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। क्योंकि n/2 = 30 मिला, जो कि संचयी बारंबारता 40 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 है और बारंबारता 30 मिलेगी। माध्यिका वर्ग की बारंबारता f = 30 और माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसको हम CF संकेत से लिखते हैं, तो CF = 10 मिल जाएगा। वर्ग आमाप h बराबर मिल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 10 का अंतर है, तो h = 10 मिलेगा। और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम प्रतीक L से निरूपित करते हैं, तो L = 20 मिलेगा। आप माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका ME यदि प्रतीक लिखें तो ME बराबर बनेगा L + n/2 - CF / F × H। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। L हमारा 20 है प्लस n/2 हमने निकाला तो n/2 का मान 30 मिला है। 30 - CF देख रहे हैं, CF का मान माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 10 है, CF 10 होगा। अपान F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 30 है इंटू H का मान 10 है। एक 0 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार सरल करते हैं तो 20 + 30 से 10 घटाएंगे तो 20 मिलेगा।
तो 20/3, और यदि इसको हम सरल करें तो 20 प्लस 20/3, 3 का भाग 20 में देंगे तो लगभग 6.67 के आसपास मिल जाएगा। 6.67 जोड़ते हैं तो 26.67। ये हमारा दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक तो सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे किस वर्ग अंतराल की है। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। अब इसमें हम देखें तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 30 मिलती है, और बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसको हम प्रतीक F1 लिखते हैं, तो F1 का मान हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता देख रहे हैं 23 है, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जिसको प्रतीक F0 देते हैं, तो F0 का मान बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 15 है। F0 बराबर 15 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता को प्रतीक F2 देते हैं, तो F2 बराबर 7 मिल जाएगा। और इसमें भी वर्ग आमाप या वर्ग माप देखें, वर्ग आमाप का मान 10 है, H बराबर 10 हो गया। बहुलक का सूत्र, बहुलक MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। इसी में हमको मान रख देना है। L हमारा 30 मिला हुआ है, प्लस F1 का मान, F1 देख रहे हैं 23 है, तो 23 माइनस F0 15 है, अपान 2F1, 2 इंटू F1 देख रहे हैं 23 है, माइनस F0, F0 हमारा 15 दिया है, माइनस F2, तो F2 देख रहे हैं 7 है, इंटू H का मान 10 मिला। सरल करेंगे 30 प्लस 23 से 15 घटाएंगे 8 मिलेगा, अपान 23 दूनी 46, 46 माइनस और 15 7 22 इंटू 10, और सरल करते हैं तो ये हमारा मिलेगा सरल करने पर 30 प्लस 8 × 10 बटे
46 से 22 घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 24। 46 से 22 घटाने पर 24 प्राप्त होता है। सरल करेंगे 8 त्रिक 24, तो इस प्रकार से 30 प्लस 10/3 हल करेंगे लगभग 3.33 मिलेगा। जोड़ते हैं तो 33.33 ये दिए हुए आंकड़ों का बहुलक का मान होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कहना 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड के द्वारा कोण जो बनता है वो 30 अंश है। ओ ए बी ये हमारा एक त्रिज्यखंड है और ये कोण हमारा 30 अंश दिया है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी में मान रख के सरल कर लेना है। पाई आर स्क्वायर, आर 4 है, 4 का स्क्वायर, थीटा 300, थीटा हमारा 30 अंश दिया है तो 30 बटे 360। सरल करते हैं तो सरल करने पर हमारा एक 0 कैंसिल कर दीजिए और 3 से काट देंगे 12 तिहाई 36। इसके बाद पाई गुणे 4 का स्क्वायर 16 बटे 12, 4 से काट देंगे 4 चौक 16 और 4 तेई 12, तो 4 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। साथ ही पूछ रहा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष भाग इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से हम इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यदि हम देखें तो ये मिलेगा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड देखें हमने निकाला 4 पाई बाई 3, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर त्रिज्या 4 है 4 का स्क्वायर माइनस 4 पाई बाई 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई माइनस 4 पाई बाई 3। सरल करेंगे लाशा 3 मिल जाएगा। 16 × 48, 48 पाई माइनस 4 पाई, 48 से 4 घटाते हैं तो 44 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं त्रिज्या r का मान 21 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, मान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a है, तो a बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। मान रख देंगे पाई r स्क्वायर, r 21 दिया है, 21 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 अंश है बटे 360। सरल करेंगे, जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 6 से काट दें, 6 छंग 36। इस प्रकार से पाई का मान भी रख दें 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 और बटे में हमारा 6 बचा हुआ है। सरल करेंगे, 7 त्रिक 21 और 3 से 6 काट दिए, 3 दुनाई 6 और 2 से 22 काट देंगे, 11 मिल जाएगा। और 11 का गुणा यदि हम 21 में कर दें, 11 एक कम 11, 11 दुनाई 22, 22 एक 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मान मिल जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला उत्तर हुआ। इसके बाद पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसी में हमको मान रख देना है r स्क्वायर। r स्क्वायर देख रहे हैं, r का मान 21 दिया है, 21 का स्क्वायर इंटू पाई 22/7 रख सकते हैं, तो 22/7 इंटू थीटा का मान 60 अंश है और हमारा बटे में 360 दिया ही है, माइनस 1/2 साइन थीटा यानी साइन 60 अंश। अब इसको हम सरल करेंगे तो 21 का स्क्वायर इंटू फिर पाई थीटा बटे 360 हमने हल किया, तो इसका मान तो ये हमने अभी निकाला 231 आया है। तो 231 माइनस 21 के स्क्वायर का दूसरे पद में भी गुणा कर देंगे, यानी 21 गुणे 21 इंटू 1/2 साइन 60 का मान √3/2। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 231 माइनस 21, 21 हम 441 बटे 4 इंटू √3, तो ये हमारा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और चाहे तो √3 का मान रख करके हम दशमलव में भी उत्तर निकाल सकते हैं, बाकी ये भी उत्तर सही है।
आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक ठोस घेरा एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक अर्धगोले पर एक अर्धगोला और इसी पर कह रहा एक शंकु अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है जिसमें कह रहा शंकु समान आधार त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं समान है तो त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। शंकु की ऊंचाई को h और तिरछी ऊंचाई को l मान लें तो हमने LHR के बीच संबंध पढ़ा है। L स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्योंकि कह रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इक्वल टू शंकु का वक्रपृष्ठ मान रख देते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है 2/3 पाई r क्यूब, बल्कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारा होता है 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL। दोनों ओर से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, चूंकि त्रिज्याएं भी समान आधार की तो त्रिज्या की भी एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो ये हमारा मिल जाता है 2r इक्वल टू L, 2r इक्वल टू L। दोनों ओर का वर्ग कर दिया जाए तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, और L स्क्वायर का ये मान जो हमने प्रारंभ में लिखा है इसको यहाँ रख देंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r के पद एक तरफ कर लेते हैं तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, घटाएंगे 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर या r स्क्वायर अपान h स्क्वायर, r स्क्वायर अपान h स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 या वर्गमूल लेते हैं तो r अपान h इक्वल टू 1/√3। और प्रश्न में पूछ रहा था कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी r अनुपात h हमको निकालना था तो r अनुपात h बराबर मिलेगा 1/√3। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। तो एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन लेंगे जिसमें कह रहा थोड़ा पानी भरा है। मान लीजिए इसमें पानी
यहां तक भरा हुआ है। और प्रश्न कह रहा है गोलाकार जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। इस पर पानी भरा, जैसे ये गोलाकार गोला इसमें डाला जाएगा तो ये अपने आयतन के बराबर पानी ऊपर उठाएगा। मान लीजिए पानी उठ करके यहां तक पहुंच जाता है। तो प्रश्न कह रहा था कि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी ये ऊपर जो सतह इतनी उठती है इसका मान दिया है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। सरल करेंगे तो 9 त्रिक 27, 5 32/9 मिलेगा। 32/9 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ गया। और ये गोला का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जो मिलेगी गोले की 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। गोले की त्रिज्या r बराबर लेंगे तो इसमें r का मान 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 6 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछ रहा बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा। तो मान लेते हैं इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या को कैपिटल R के रूप में उठे हुए पानी का आयतन बराबर होगा डुबाए गए गोले का आयतन। उठे हुए पानी का आयतन, चूंकि पानी बेलनाकार बर्तन में है इसलिए उठे हुए पानी का आयतन यानी बेलन का आयतन पाई r²। r हमने बेलन की कैपिटल R के रूप में माना है तो पाई r² इंटू h। तो ये हुआ उठे हुए पानी का आयतन बराबर डुबाए गए गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r³। अब इसमें हम मान रख देंगे, पाई पाई कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर देते हैं। r² इंटू h का मान दिया है 32/9 बराबर 4/3 गुणे r³। r दिया है 6 तो 6 का क्यूब 6 गुणे 6 गुणे 6। सरल करेंगे तो r² बराबर, इनको भी पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनाई 6। तो इस प्रकार से 9 इधर भाग में उधर गुणा में आ जाएगा। 9 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6 और ये हमारा 32 इधर गुणा में था तो इधर बटे में मिलेगा। काट के सरल करते हैं तो 4 8 32। इसके बाद 2 से काट दें, 2 चौको 8 और 4 से हम ये 2 6 में 2 2 मिलेगा तो इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारा 3 और 3 इसमें भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81 यानी r बराबर 9 मिलता है। तो बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या आई वो 9 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो व्यास बराबर मिलेगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। यही प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है एक केरा मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना धारा की चाल, माना
धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम मान लेते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल दी हुई है, मोटर बोट की चाल दी है, मोटर बोट की चाल बराबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल अगर निकालें तो धारा के सापेक्ष जो चाल मिलेगी, धारा के सापेक्ष चाल, जिस दिशा में धारा का बहाव है, जब उसी दिशा में मोटर बोट चलेगी तो दोनों सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं, तो आ जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत अगर निकाला जाए तो विपरीत में सापेक्ष चाल जो मिलेगी वो मोटर बोट की चाल से धारा की चाल को घटा देंगे, यानी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि कह रहा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो यदि हम प्रतिकूल जाने में लगा समय से अनुकूल जाने में लगा समय को घटा दें तो दोनों का अंतर प्रश्नानुसार 1 घंटे दिया है, तो प्रश्नानुसार हल करेंगे तो धारा की प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दी हुई है 24 किलोमीटर, 24 बटे, और धारा के प्रतिकूल देख रहे हैं यानी धारा के विपरीत, वो हमारी चाल आई है 18 माइनस x, और इस समय से अनुकूल वाले समय को घटाएंगे -24 बटे 18 प्लस x, तो यही प्रश्नानुसार 1 घंटे, क्योंकि ज्यादा लगते थे तो बराबर 1 के कर दिए। सरल करेंगे, 24 को हम कॉमन कर लें, 24 कॉमन करके लाशा ले लेंगे, लाशा में 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x, इसके बाद तिरछा गुणा हो जाएगा 18 प्लस x माइनस, देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो -18 प्लस x इक्वल टू 1। सरल करते हैं तो 18 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x मिल करके 2x, यानी 24 दुनाई 48x, 24 दुनाई 48x मिला, बटे नीचे देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, यानी वर्गांतर हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बटे का पद उधर ले जाएंगे तो 48x बराबर मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर करें तो 324 माइनस x स्क्वायर, सारे पद एक और कर लें, इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और इस द्विघात समीकरण को यदि हम हल करें, समीकरण है हमारा x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 48x
माइनस 324 बराबर 0। आप देखिए 324 के ऐसे दो खंड लाना है कि घटाने पर हमारा 48 प्राप्त हो। 324 चूंकि 18 का वर्ग है, 18 के आप खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर अगले 18 के भी यही 2 गुणे 3 गुणे 3। इसमें हमको ऐसे युग्म तैयार करना है कि दोनों का डिफरेंस 48 मिले। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दुनाई 54। तो ये हम इतने पदों को यदि एक साथ कर लें, इनका गुणनफल 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दुनाई 54 और उधर आपका 3 दुनाई 6, 54 से 6 घटाएंगे 48 मिल जाएगा। यही मान हमको रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स के स्थान पर 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। दो दो का समूह बना के हम कॉमन करेंगे। पहले समूह से x कॉमन कर लें तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन करेंगे तो ये भी हमारा x प्लस 54 मिलेगा इक्वल टू 0। x प्लस 54 देख रहे हैं दोनों से कॉमन मिल जाएगा। x प्लस 54 को हमने कॉमन किया तो बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 54 जो कि अग्राह्य होगा, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, अग्राह्य है। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 यही धारा की चाल मिलती है। अतः धारा की चाल बराबर मिलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में 60 मीटर ऊंचे किसी भवन, तो ये हम 60 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं। भवन की ऊंचाई दी हुई है 60 मीटर। ये हमने 60 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया। भवन के शिखर से कह रहा किसी मीनार के शिखर, और ये हम एक मीनार बनाते हैं, ये मीनार है। तो भवन के शिखर से मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण, मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः जो दिखाई पड़ते हैं, तो ये अवनमन कोण मिलता है। शिखर का दिया है 30 अंश और पाद का दिया है 60 अंश। इन्हीं के एकांतर कोण अगर हम बनाएंगे तो एकांतर कोण ये 30 अंश मिल जाएगा और ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। मान लेते मीनार की ऊंचाई h है। चूंकि 60 मीटर ऊंचा भवन, इस भवन की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है। यहां से लेकर यहां तक की पूरी ऊंचाई 60 मीटर है और ये नीचे का भाग आपने h मान लिया, तो ये हमारा ऊपर का जो भाग मिलेगा वो 60 माइनस h हो जाएगा। नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो इस पर आप देख रहे हैं
CD हमारा H हो गया, तो DE की जो माप मिलेगी, DE बराबर आ जाएगी 60 माइनस H। सबसे पहले त्रिभुज ADE अगर लें, त्रिभुज ADE में अगर आप देखें और इस आधार को हम x मान लें तो ये भी x हो जाएगा। ADE में tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश ये हमारा मिलेगा, क्योंकि tan होता लंब बटे आधार, यानी DE अपान आधार AD है, मान रख देंगे tan 30 1/√3 इन इक्वल टू DE देख रहे हैं मिला है 60 माइनस H अपान AD हमने x माना है, और यदि तिरछा गुणा कर लिया जाए तो x इक्वल टू मिल जाएगा √3 इंटू 60 माइनस H। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसके बाद हम त्रिभुज CBE लेकर चलेंगे। त्रिभुज CBE में अगर त्रिभुज CBE में देखा जाए तो tan 60 अंश बराबर मिलेगा लंब यानी CE अपान आधार BC। मान रख दें tan 60 है √3, और CE देख रहे हैं 60 दिया है, 60 बटे x, तो इसमें से भी अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 60 बटे √3, और इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे x की जगह 60 बटे √3, 60 बटे √3 बराबर √3 इंटू 60 माइनस H। √3 इधर ले आएंगे, ये √3 हमारा बटे में आएगा, √3 का गुणा हुआ 3 हो जाएगा, तो 60 बटे 3 बराबर 60 माइनस H। काट दिए, 3 दूनाई 6, 20 हो गया। H इधर ले आए, प्लस में मिला, 60 माइनस 20, और 60 से 20 घटा देंगे तो H बराबर आ जाएगा 40 मीटर। इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 40 मीटर आती है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये मानते हैं कोई स्तंभ है, ये हमारा एक स्तंभ है और ये क्षैतिज तल है। तो प्रश्न कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, यहां पर मान लीजिए फाई था, ये उन्नयन कोण यहां फाई था, और फाई से जब यहां थीटा हो जाता है फाई से थीटा हुआ तो स्तंभ की छाया किरा ए अधिक हो जाती है। तो इसका यदि हम नाम डाल दें ए बी सी डी, तो ये कह रहा था ए मीटर अधिक हो जाती, तो ये ए दिया, इसको अगर हम यक्ष मान लें और स्तंभ की लंबाई को h मान लिया जाए तो त्रिभुज ABC में
सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में अगर देखें तो त्रिभुज ABC में tan फाई बराबर मिलेगा लंब बटे आधार अर्थात h/x। इससे हम यक्ष का मान निकाल लें तो x बराबर मिल जाएगा h/tan फाई। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम त्रिभुज ABD लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD में अगर देखें तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं h है, आधार हमारा a+x, इससे भी a+x को इधर ले आए तो a+x बराबर मिल जाएगा a+x इक्वल टू h/tan थीटा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, 2 - 1 तो a+x - x इक्वल टू h/tan थीटा माइनस h/tan फाई। x कैंसिल हो जाएगा और इससे अगर हम h कॉमन कर लें तो a इक्वल टू मिलता है, h हमने कॉमन कर लिया। tan को चाहे तो ऊपर ले जाएंगे तो tan का उल्टा काट होता है, cot थीटा माइनस cot फाई, या h बराबर लिखें तो h बराबर मिल जाएगा a/cot थीटा माइनस cot फाई। तो इस प्रकार से स्तंभ की लंबाई h बराबर मिली a/cot थीटा माइनस cot फाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।